पहले रिपोर्टिंग करने आते थे सर, तो ऐसा लगता था ना जैसे कहीं हम बाहर भी जाते हैं दिल्ली में, तो कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। अच्छा, वो नक्सल वाला। पहला ये होता था लोगों के दिमाग में थॉट, पहली जो छवि उभरती थी वो था नक्सल वाला। कोई ये नहीं बोलता था कि बस्तर आए हो, दंतेश्वरी की भूमि से आए हो, या भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ से आए हो। एक ही बात पूछते थे, नक्सल वाला। अब लोग क्या पूछते हैं जब आप बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं दंतेवाड़ा को लेकर, बस्तर को लेकर? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बोला कि सबसे पहले जब हम लोग आए थे, सर्विस में भी आए थे, तो और न्यूज में या जहाँ पे भी हम लोग पढ़ते थे, तो हमेशा यही छत्तीसगढ़ को लेकर था कि यहाँ पे कोई ना कोई वारदात होती थी जिसमें कोई ना कोई जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, या किसी ग्रामीण की हत्या हो रही है, या इनकाउंटर किलिंग हो रहा है। तो इस तरीके से ही न्यूज मिलते थे। और धीरे धीरे जब हम यहाँ आए, और पिछले 2 साल में लगभग मुझे 2.5 साल हो गए, तो पूरे टेन्योर में जितना हम लोगों ने काम किया, 2.5 साल लगभग, तो अब जब बाहर जाते हैं तो सब लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं। नहीं, अब उनका यही नहीं है वहाँ अब नक्सलवाद तो खत्म हो गया है, और ये सुन के भी अच्छा लगता है। और अब जाहिर सी बात है, जब ये खत्म होगा तो फिर जो अन्य चीजें हैं, टूरिज्म है, अन्य जितने हैं, दंतेश्वरी मंदिर जैसे आपने बोला, तो वहाँ पे जो भीड़ है, जब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं घूमने हुए दौरे पर रहते हैं, तो मैं जब भी देखता हूँ तो मेरे को काफी अच्छा लगता है कि नहीं, चलो अब लोग बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, ना सिर्फ यहाँ के दंतेवाड़ा की, बाहर के भी लोग आ रहे हैं, पर्यटन में आ रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं बस्तर का। पर्यटन को लेकर सर काफी संभावना है यहाँ पे। देखिए, पहले भी टूरिस्ट जो, खासतौर फॉरेन टूरिस्ट जो है, बहुत ज्यादा आते थे यहाँ पर, और ये कहा जाता था कि जिस तरह से बस्तर में जो खूबसूरती है, बस्तर की खूबसूरती लेकर हम जब कभी फॉरेन में गए हैं, वहां पे हम दुबई गए थे, तो वहां पे कुछ लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ बस्तर है टूरिज्म स्पॉट। अब विदेशी पर्यटकों का जो रेशियो है पहले और अब में, कितना फर्क आया है? नॉर्मल टूरिज्म देखें तो ओवरऑल टूरिज्म ही बड़ा है, उसमें अपने भारतीय जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बस्तर के अलावा मैं कहूँ तो बाकी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, फिर बाकी अन्य राज्य के लोग हैं, और जो बाहर के टूरिस्ट हैं, फॉरेन टूरिस्ट जैसे कहेंगे, तो सभी में एक बढ़ोतरी अपने को देखने को मिला है। कोई ट्रैकिंग के लिए आता है, मतलब यहाँ पे एक बस्तर में खासकर अगर जगदलपुर, दंतेवाड़ा इनको देखें तो ऐसी बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट्स है जहाँ पे अगर कोई आता है तो पूरा एक हफ्ते तक वो अलग अलग स्पॉट्स कवर कर रहा होता है। कहीं ट्रैकिंग कर रहा होता है, कहीं मंदिर के दर्शन करता है, कहीं पे एक्टिविटीज करता है, जिसके बारे में जयंत आपको और अच्छे से बताएंगे। कि जाहिर सी बात है इसमें काफी इंप्रूवमेंट अपने को देखने को मिला। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर जब आपको कहा गया दंतेवाड़ा जाना है, तो क्या लगा यार ये कोई पनिशमेंट? क्योंकि हम तो और फिल्मों तक में यूज किया जाता है, तेरे को नक्सल क्षेत्र में भेज दूंगा। तो जब आपको कहा गया कि दंतेवाड़ा आपकी पोस्टिंग हुई है, उस समय कैसा फील हुआ? चैलेंज के रूप में लिया या फिर एक पनिशमेंट के रूप में? नहीं, जब मेरा सिलेक्शन ही आईपीएस में हुआ था और जब मुझे छत्तीसगढ़ कार्डर मिला था, तभी से मेरे मन में वो था कि मुझे बस्तर में आके सर्व करना है। नक्सलवाद जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट प्रधानमंत्री जी पूर्व ने बताया था। तो जाहिर सी बात है एक चैलेंज होता है, एक काम करने का एक अवसर होता है, और उसी दृष्टिकोण से ही। और दंतेवाड़ा से पहले मैं एडिशनल एसपी बीजापुर था, तो जब बीजापुर आया तो वहां पे काम किया, और फिर जब दंतेवाड़ा मिला तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि नहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे सेवा करने के लिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरा जितना भी कार्यकाल रहे, मैं नक्सल क्योंकि प्राइमरी फोकस है तो उस पर काम करेंगे। और इसके अलावा अन्य जो हमारी रेगुलर पुलिसिंग एक्टिविटीज भी है, क्योंकि आप देखेंगे तो दंतेवाड़ा एज कम्पेयर टू बीजापुर या नारायणपुर उस समय नक्सलवाद में काफी बेहतर स्थिति में था। उसके बावजूद हमने काफी अच्छे काम किए, और अब धीरे धीरे जो हमारा पुलिसिंग जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी से हटके नॉर्मल रेगुलर पुलिसिंग की तरफ बढ़ रही है। सवाल आपके लिए बहुत सारे मेरे पास सर, लेकिन नाटा साहब के पास मैं एक बार आना चाहूंगा। नाटा साहब, पहले एक ये मिथक था कि के आसपास जितना काम आप कर सकते हैं कर लीजिए, बाहर बिल्कुल काम नहीं कर सकते, ठेकेदार तैयार नहीं होते थे, मजदूर तैयार नहीं होते थे, कभी पोकलिन जला दी, कभी सारी जेसीबी जला दी, कुछ हो गया। अब क्या स्थिति है कि अब क्या आउटर में हो रहे हैं, काम कर पा रहे हैं लोग? सबसे धन्यवाद आपका ये आयोजन करने के लिए, बुलाने के लिए यहाँ पे। जैसा आपने पूछा कि एरिया में काम कैसा चल रहा है, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 हफ्ते का अगर मैं तो पिछले 2 या 3 हफ्ते के ही अगर आप इवेंट्स देख लेंगे, मैं कल ही कोरगांव, चेरपाल, कुतरीगुंडा एरिया था जो नदी उस पार है। एक बार उसको कहते थे कि नदी उस पार उनका इलाका है, और अभी हम बहुत फ्रीली, मतलब सिक्योरिटी का सिचुएशन थैंक्स टू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और
प्रशासन के भी लोग जो अंदर वहाँ पे काम करते हैं, वो एरिया जो है वो इतना खुला है कि अब हम बेधड़क होंगे, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे कलेक्टर, सीईओ हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, आराम से अंदर जा सकते हैं। अभी पिछले 2 हफ्ते में ही लोहा गांव जो है वो 70 साल में आजादी में कोई नहीं गया था वहां पे, और हम आराम से वहां पे किरंदुल की पहाड़ी चढ़ के और अंदर जा पाए, और वहां पे जनप्रतिनिधि हमारे एमएलए इस बात के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। लोहा गांव मैंने भी नाम सुना, जहां पे कभी कोई प्रशासन का अमला नहीं पहुंच पाया था, वहां पे सीईओ और कलेक्टर साहब खुद गए, वहां पर एमएलए साहब सब वहां पे गए। तो ऐसे एरियाज में बहुत खुला है एरियाज, और ना केवल कुआकोंडा की ये सब एरिया, लोहा, बड़ेपल्ली, बेंगपाल, कुरंगे, ये सब एरियाज में भी हम जा पा रहे हैं। गीदम के अगर आप नदी पार देखेंगे, कौरगांव, ये सब एरियाज में भी जा पा रहे हैं। कटे कल्याण तरफ आप देखेंगे तो चिकपाल, मारजूम, प्रतापगिरी, ये सब जगहों को सुन के पहले लगता था कि कैसे जाएंगे। जब मैं भी यहाँ पे पोस्टेड हुआ था स्टार्टिंग दिसंबर 2023 में, तो बोलते थे थोड़ा ध्यान से जाइए, बता के जाइए, और अभी जब भी हम पूछ के जाते हैं तो बोलते हैं हम इनसे पूछ के आप आराम से जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये काफी चेंज यहाँ पे देखने को मिला है। कुछ चीजें सर जैसे कि अभी पिछले सेशन में ही बात उठ रही थी, और मैं यहाँ पे लोगों से भी बात किया, एक जो ये लाल मुरुम वाला, क्या कहानी सर, इसके फिर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? लाल मुरुम बता रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पे, लाल मिट्टी जो होती है जो डंप जो हो रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया का यहाँ पे जो बेनिफिशिएशन प्लांट है हमारा, तो उसके अंदर ये एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। इसमें जो भी नेशनल एनजीटी के गाइडलाइंस और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो गाइडलाइंस रहते हैं, उसके हिसाब से इसका निष्पादन किया जाता है। तो समय समय पर जो भी कंप्लेंट आती है उसको माइनिंग डिपार्टमेंट और जो एनवायरमेंट की तरफ से लोग हैं वो जाके देखते हैं। बट जितना भी कार्रवाई होती है वो जिला प्रशासन या जब भी जो कुछ होता है वो रूल्स के हिसाब से ही किया जाता है। अगर मैं दंतेवाड़ा के कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं जिसपे अभी काम चल रहे हैं या वो आने वाले हैं, तो कौन से हैं वो? दंतेवाड़ा जिले में अभी बहुत बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे अभी हाल ही में पिछले साल ही 360 करोड़ का मेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्वीकृत हुआ है। पिछले अप्रैल में ही 40 करोड़ से ज्यादा के बड़े पुल और पुलिया, जैसे कौरगांव को जोड़ने वाला जो हमारा पुलिया है वो 7.5 करोड़ का वहां पे सैंक्शन हुआ है। तुमरी गुंडा से हांदावाड़ा जाने के लिए 10 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी को रोड स्वीकृत हुआ है। हिरोली के ऊपर बड़ा पुल है, 8 करोड़ रुपए का, वो स्वीकृत हुआ है। तो जो भी इंटीरियर्स के अंदर है, कुंदुम और दुमाम को जोड़ने के लिए 4-4.5 करोड़ रुपए का पुलिया स्वीकृत हुआ है। इसमें अधिकतर डीएमएफ से भी है और स्टेट के बजट से भी है। पिछले 2 साल में करीबन 70 किलोमीटर का पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं वो बीटी रोड कंप्लीट हुई है 40 करोड़ 39.5 सीआर की लागत में। उसके अलावा जो आप ये तो भौतिक अधोसंरचना के काम है, उसके अलावा 2 हमारे सीएचसी जो हेल्थ एरिया में है वहां पे वो अभी निर्माणाधीन है, कटे कल्याण एरिया में तुमकपाल और इधर कुआकोंडा में नकुलनार में। उसके अलावा अगर आप सॉफ्ट की बात करें, जैसे न्यूट्रिशन में बड़ा प्रोजेक्ट में अगर मैं उसको भी मानता हूं, जैसे हमारे बच्चों में और यहाँ पे महिलाओं में काफी अनीमिया का जो दर है वो काफी ज्यादा है और कुपोषण का दर काफी ज्यादा है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ पे सुपोषण योजना चल रहा है, इसमें यूनिवर्सल अंडा योजना हमने जिला प्रशासन ने यहाँ पे चालू करी है, जिसमें प्रतिदिन हर व्यक्ति को जो आंगनबाड़ी आता है 25,000 लोगों को हर दिन अंडा खिलाया जाता है। इससे पिछले 1.25 साल में काफी सैम और मैम की जो कुपोषण की दरें हैं वो कम हुई है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा टूरिज्म के अंदर क्षेत्र में लाइवलीहुड को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ढोलकल के नीचे जो काफी मान्यता है, दूर दूर से लोग रायपुर से भी ढोलकल की पहाड़ी पे चढ़ने के लिए आते हैं, तो उसके नीचे एक विशाल टेंट सिटी का निर्माण अभी निर्माणाधीन है। बारसूर सर्किट को भी चित्रकूट से जोड़ने के लिए बारसूर एडवेंचर पार्क का बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। और अगर मैं एग्रीकल्चर या किसान के क्षेत्र में देखूं तो 65,000 हेक्टेयर से ज्यादा जो हमारा क्षेत्रफल है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट हम मानते हैं। उसको ऑर्गेनिकली सर्टिफाई किया गया है। अब इसको मार्केट से जोड़ने की काफी अच्छी प्रक्रिया एक सर ये पहले तो खैर अब मान लो अगर हम मीडिया वालों की या और दूसरे लोगों की अगर बात करें विपक्ष की, तो डीएमएफ का जो फंड है उसके वो पहले पॉकेट मनी कहा जाता था। यार वो तो अधिकारियों की पॉकेट मनी होती है। अभी डीएमएफ की क्या स्थिति है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पे भी जो भी रूल्स डीएमएफ के आते रहते हैं, अभी भी नया संशोधन हुआ है, उसके हिसाब से इसका पैसा खर्च किया जाता है। डीएमएफ से बहुत अच्छे अच्छे काम, जैसे मैंने आपको जितने अभी प्रोजेक्ट्स बताए, चाहे वो अंडे का प्रोजेक्ट है वो डीएमएफ से चल रहा है। ये जो 40 करोड़ की जो मैं बड़े बड़े पुल पुलिया की बात कर रहा था, यूजुअली पहले ऐसा होता था कि बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते थे हमें लगता था कि हम जिला छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ही करता है, लेकिन अब जिले में जहां जहां स्टेट का बजट हमें लगता है कि स्टेट का बजट कुछ कर रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जिला का डीएमएफ भी उसमें सहभागिता। एक चीज जोड़ना चाहूंगा नायडा जी कि खासतौर पर हॉस्पिटल की बात करें, अगर मैं हेल्थ की बात करूं,
कि जैसे हम जो न्यूज देखते हैं, कहीं भी कोई वारदात हुई, ये कहा जाता है भाई घायल है जवान, उसको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हमारा हॉस्पिटल ऐसा कब हो जाएगा कि उसे एयरलिफ्ट करने की जरूरत ही न पड़े, ट्रीटमेंट यहां मिल जाए उसको? बिल्कुल, बहुत अच्छी आपका इसमें इंटेंशन है इस क्वेश्चन में। मतलब जो हमारा जिला प्रशासन है वो यही हम सोच रहे थे कि लास्ट 1-1.5 साल के अंदर कि जिले के अंदर जो जिला अस्पताल है, पहले तो वो 150 बेड था, उसको हमने अपग्रेड किया, वो 250 बेड के हिसाब से चलता है। जितने भी स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं वो वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। और थोड़ा लॉन्ग टर्म देखते हुए जितने भी हमारे जो लोग होते हैं स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के लिए, जैसे आपने बताया एयरलिफ्ट किया जाता था जवानों को भी, तो अब जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनने जा रहा है वो करीबन 30 एकड़ के अंदर यहाँ पे बनेगा। और जब वो बन जाएगा, हमारा अनुमान है 3 साल के अंदर वो बन जाएगा, तो हमारे कोई भी ऐसे लोगों को, नागरिकों को, चाहे जवानों को एयरलिफ्ट करने की सुविधा मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जो स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट्स है वो यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से एमएनसी कोई प्रस्ताव भी गया आप लोगों की तरफ से, यहाँ जिले की तरफ से एमएनसी कोई प्रस्ताव भी गया, और एमएनसी मेरी वहां पे जयंत लेले सर से बात हुई थी, तो उनका कहना है वो जितना स्पीडली हम करेंगे अप्रोच हमको, हम उतनी स्पीडली उनको जो है फैसिलिटी देंगे। गौरव सर, एक बार फिर मैं आपके पास आता हूं। LWF हो गया, बधाई भी दे दी मैंने, आपने भी बधाई स्वीकार कर ली, लेकिन अभी भी पूरे प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसी मिली हुई है तो दंतेवाड़ा में करीबन 36 लोगों को जेट क्लास की मिली हुई है। क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, सिक्योरिटी एक ऐसी चीज होती है कि जब तक समूल तरीके से नक्सलवाद का खत्म ना हो, जैसे मैंने आपको बताया कि दंतेवाड़ा की ऐसी स्थिति थी जब मैं ज्वाइन किया था कि हमारे नेबरिंग इलाके में या हमारे बॉर्डर इलाके में नक्सली थे, फिर भी हमारा हमेशा से ये सोचना रहा है कि हमें जिले की जो बॉर्डर है उसको ना देखते हुए हम लोग एक तरीके से जो डीआरजी दंतेवाड़ा है वो पड़ोसी जिले का भी ख्याल रखती है, वहां पे भी हम लोग लगातार ऑपरेशंस किए और उसमें सफलताएं हासिल की। वैसे ही नक्सली भी कोई बॉर्डर नहीं जानता है, और जहां उसको मौका मिलेगा वो हमेशा कोशिश करता है अपनी प्रेजेंस को फील कराने का। तो इसलिए जब तक मैं समझता हूं ऐसा कि जब तक ये पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए तब तक, और उसके आगे फिर जो सिचुएशन के हिसाब से जैसे निर्णय होंगे उसके हिसाब से सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे। एक चीज सर मैं आपसे वो भी खुलासा भी करूंगा कि मैं करीबन 11 साल पहले उनके कैंप में गया था, जब वो किसी चीज के लिए इन्वाइट करते हैं प्रेस वालों को, तो उसमें मुझे भी जाने का मौका मिला था। तो मैंने जब वहां पे देखा ना सर कैंप में, तो गांव वाले बहुत आया संख्या में थे। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, तो बोले सर जो हमको जिस तरह से न्याय की जरूरत पड़ती है, जो भरोसा होना चाहिए, वो हमें इन पे ज्यादा है, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। तो क्या अब गांव वाले प्रशासन पे, पुलिस पे भरोसा करने लगे? जाहिर सी बात है, जो हमें सफलता मिली है वो सिर्फ हमारी ही मेहनत नहीं, गांव और उन सबके सपोर्ट की वजह से भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जब ऑपरेशंस होते थे या कहीं पे भी जाते थे तो सूचना तंत्र उनका मजबूत था, वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से कुछ लोग जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं वो उनको सपोर्ट करते थे। बट अब आप देखेंगे कि ग्रामीण है वो आगे आ रहे हैं, अपने मांगे रख रहे हैं, उनको जो सुविधाएं चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे अभी लोगांव के बारे में जिसमें कलेक्टर, सीओ साहब, विधायक जी वहां पहुंचे। एग्जाम्पल देता हूं, जब स्वामी अग्निवेश आए थे डीएम के टाइम पे, एलेक्स पॉल मेनन के टाइम पे, आपको याद होगा, करीबन गांव वालों की संख्या उनके कैंप की तरफ करीबन 2 से 2.5 हजार थी। सोचिए आप। देखिए, इसमें क्या है, जो आपने न्याय वाली बात की, बहुत ही सिंपल लगता है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी एक न्यायिक प्रक्रिया बनाई गई है, बट क्योंकि ये लोग नक्सली अपने बंदूक बुलेट के दम पर इमीडिएट न्याय देते हैं, और वो बहुत बार काफी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत सही है, तुरंत न्याय मिल गया, लेकिन वो सही प्रक्रिया नहीं है। सही प्रक्रिया जो हमारे संविधान में लिखी गई वो फॉलो करना है। और ये भी देखा जाता था कि बहुत बार अब ग्रामीण है, वहां से उनको बुलावा आएगा तो जाना ही पड़ता है, नहीं जाएंगे तो फिर उनके ऊपर कई आरोप लगने लगते हैं। तो एक जबरदस्त सुना था कि हर घर से एक बच्चा चाहिए जी। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें रहती थी जिसमें वो ग्रामीण जाना चाह रहा हो, नहीं जाना चाह रहा, उसमें उसका कोई चॉइस नहीं रहता था, उसे जाना ही रहता था। लेकिन अगर आज आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे फोर्सेस हावी होते गई, पुलिस हावी होते गई, प्रशासन हावी होता गया, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण उनसे अलग हो गए और वो बढ़ चढ़कर अब प्रशासन का, पुलिस का, शासन का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बीच में एक बार डीजीपी साहब से यही सवाल किया था, तो उनका कहना था कि केवल बुलेट के दम पे हम नहीं लड़ सकते उनसे। जैसे कि मैंने बताया कि गांव वालों को भी सपोर्ट उनको मिलता है, इसलिए मिलता है बोले 3 मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर और ये शस्त्रीय मोर्चे पर, कि बोले जब तक हम उनमें जागरूकता न लाएं कि बेटा ये रास्ता गलत है या ये रास्ता सही है। दूसरा, जब तक हम उनको सक्षम न बनाएं, जैसे स्वरोजगार और बाकी सब जो चीजें हैं उनको देकर, क्या इस दिशा में भी पुलिस कुछ काम कर रही है? इसमें हमारा लगातार रहा है, हम लोग आउटरीच करते हैं और उनकी जो जो समस्या है वहाँ जाके उनका निराकरण करने का कोशिश करते हैं प्रक्रियाधीन।
जो भी उनकी छोटी समस्या रहती हैं फिर कलेक्टर साहब के साथ मिलकर उसमें समन्वय स्थापित कर जो उनकी मांगे रहती है वो भी हमारी पूरी कोशिश रहती है। जैसे आप अभी जयंत ने जैसे बताया कि जितने अंदरूनी गांव है जहां जहां पे वो कटान में थे, बारिश में आ नहीं पाते थे, कट जाते थे, या तो वो सब चीजों पे अब धीरे धीरे काम हो रहा है। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा फेज है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में ये जब चीजें निर्माण पूरी हो जाएगी तो इसका फायदा किसको होगा? आखिरी में उस ग्रामीण, उस व्यक्ति को होगा जिसके लिए वो 20, 30, 40 साल से वेट कर रहा है। और क्यों नहीं हो पाया? तो नक्सल की वजह से नहीं हो पाया। जब डीएम अवस्थी डीजीपी थे सर, तो आपको याद होगा उन्होंने एक चीज शुरू की थी, बहुत अच्छी चीज थी वो, कम्युनिटी पुलिसिंग, जो एरिया वाइज जाके एक वहां पे बीट प्रभारी को वहां पे उन्होंने नियुक्त कर दिया और उनसे फ्रेंडली होके वो उनके साथ भंडारे में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ जुलूस में शामिल हो रहे हैं, उनसे फ्रेंडली होके इतना वो अपने आप को भरोसा दिला देते थे वो कि कोई भी बात हो सीधे उनके तक फोन पहुंच जाता था। कम्युनिटी पुलिसिंग जैसी कोई व्यवस्था यहाँ पे यहाँ पे भी हम लोगों को कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अन्य कार्य हमेशा हम लोग करते हैं। अंदर जाकर उनसे मिलना, भंडारण करना, उनको समय समय पर जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना। इसके साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग में हम लोगों ने एक नया वो स्टार्ट किया था कि शौर्य, जो हमारे शहीद जवान हैं उनके नाम पर शौर्य स्मृति में हम लोगों ने क्रिकेट लीग और वॉलीबॉल कप, जिससे, और उसमें खास ये था कि सारे जो है सभी थाना वहां से हर एक अंदरूनी गाँव से लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जिले में आएंगे, और उसकी हम लोगों ने प्राइज मनी भी अच्छी रखी जिससे कि उनको एक मोटिवेशन हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब स्पोर्ट्स से जुड़ता है तो ऑटोमेटिकली उसका ओवरऑल लुक, और जब वो यहाँ आएगा, मिलेगा, बाकी टीमों से खेलेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका जो एक माइंडसेट होता है वो चेंज हो जाता है। एक बार माइंडसेट चेंज हो गया तो फिर नक्सल अपने आप में उतनी कोई उनकी ऐसी विचारधारा नहीं है कि वो सस्टेन कर सके। तो एक तरफ अगर सारी ये बुराइयां हैं तो दूसरी तरफ मैंने दंतेवाड़ा में और बस्तर में एक चीज देखी, मैंने यहाँ के जो युवा है वो स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज्यादा जागरूक है। हम जब सुबह आज निकले थे वॉक के लिए तो हमने देखा करीबन 35 से 40 बच्चे ऐसे दौड़ रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। और जब हम रिक्रूटमेंट में भी देखते हैं तो मैक्सिमम जो लड़के हैं यहीं के आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा जो है बहुत कम है। मैंने देखा गवर्नमेंट के उसमें कभी अगर ऐसा मौका मिला कि आपको कोई प्रस्ताव कि भाई स्पोर्ट्स कोटा कम से कम बढ़ाओ तो ताकि खासतौर आपकी पुलिस में ही। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जब भी यहाँ पे भर्ती भी प्रक्रिया होती है उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो बस्तर के लड़के हैं, लड़के लड़कियां दोनों, तो वो स्पोर्ट्स में हमेशा सबसे टॉप नंबर लाते हैं। और कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे भी, कि अपने को स्पोर्ट्स पे फोकस करें। स्पोर्ट्स के माध्यम से हम लोग बहुत, क्योंकि जो व्यक्ति स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है वो किसी भी नशीली पदार्थ या जो उससे दूर रहेगा। और वो जब ये एक माहौल जब बनता है तो ऑटोमेटिकली वो फ्लो होता है, बाकी सब लोग उसको देखते हैं और धीरे धीरे उन सब चीजों से दूर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रहेगा और जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं उचित माध्यम से इसको प्रेषित करूँ। मैं इसी को जैन जी आपकी तरफ से आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे मैंने बताया कि बड़ी खुशी होती है बस्तर के दंतेवाड़ा के बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में। अभी जो हाफ मैराथन हुआ था, बाप रे, मतलब मेरे को उसमें जो भीड़ देखते ही बनती थी। सांसद महोदय थे उस कार्यक्रम में, हाफ मैराथन में क्या भीड़ थी जो बच्चों की यहाँ पे दौड़ने वालों की। और सेकंड भी हमारे यहाँ का बच्चा आया था। तो इनके लिए कोई स्टेडियम, इंडोर आउटडोर इस टाइप के, या फिर कोई जो है वो अपना जो रिले के पास वगैरह, ऐसा कुछ योजना आपकी उसमें? बहुत अच्छा सवाल है। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे यहाँ के युवाओं को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है पढ़ाई के अलावा। तो जैसे अभी हम एजुकेशन सिटी के अंदर बैठे हैं, तो माननीय सीएम साहब ने यहाँ पे घोषणा करी थी पिछले 1.5 साल पहले कि एक स्पोर्ट्स सिटी भी बनाया जाएगा। जैसे एजुकेशन सिटी को इतने व्यापक स्तर पे यहाँ पे डेवलप किया गया है दंतेवाड़ा में बच्चों की साक्षरता, तो स्पोर्ट्स सिटी के अंदर जस्ट जहाँ पे हम बैठे हैं उसी के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर अभी एक ओलंपिक साइज का और जो राष्ट्रीय स्तर का जो एक मानक रहता है उसके हिसाब से क्रिकेट स्टेडियम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे बनने को है। और एक सिमिलरली यहाँ के बच्चों को तैराकी और स्विमिंग सिखाने के लिए यहाँ पे ओलंपिक साइज का जो स्विमिंग पूल है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पे है। उसके अलावा जो हमारे 2 ऐसे और प्रपोजल हैं, एक सिंथेटिक ट्रैक का, एक फुटबॉल ग्राउंड का और एक मल्टीपर्पज हॉल का, ये अभी खेलो इंडिया में भारत सरकार के पास है और उसकी भी जल्दी ही इसका वो आने वाला है। इसके अलावा जो जैसे ये तो एक सेंट्रलाइज मॉडल हो गया, उसके अलावा गांव-गांव तक स्पोर्ट्स ग्राउंड कैसे बने, उसके साथ हमने सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के साथ जिला ने एक MOU किया। उसके अंदर मैदान कप योजना ऑर्गेनाइज की गई जिसमें ना केवल हम स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएं, आसपास की जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं वो उसमें जुड़े, उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं और स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएं। तो ऐसे पिछले 1 साल में 15 स्पोर्ट्स ग्राउंड बना चुके हैं जिला प्रशासन ये तेंदुलकर फाउंडेशन के साथ।
और इसके अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स के जो कोचेज हैं, टीचर्स हैं, पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर मेरे को इसमें काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। मैं डिस्ट्रिक्ट का खेल अधिकारी का भी पद मैं संभालता हूँ। तो उसके अंदर हमने स्पोर्ट्स के अंदर जितनी भी वैकेंसी थी, तो हमने चाहे वो थाई बॉक्सिंग के कोचेज हों, कराटे के कोचेज हों, क्रिकेट के कोचेज हों, अभी एकदम राष्ट्रीय स्तर पे जो एकदम जो टॉप मेडल लाने वाले जो लोग हैं, वही हमारे कोचेज के फॉर्म में यहाँ पे अभी तैनात है। और अभी आप देखेंगे पिछले 1.5 साल में जिले के अंदर ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में, घुड़सवारी में हमारे बच्चे मणिपुर के इंटरनेशनल पूलों में जा रहे हैं, और जो हमारा रिपब्लिक डे होता है या जो इंडिपेंडेंस डे होता है, तब भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा थाई बॉक्सिंग जैसा एक स्पोर्ट्स जो दिल्ली में भी ऐसा लगता है कि बहुत ही यूनिक स्पोर्ट है, यहाँ के बच्चे एशियन गेम्स में जाके, गोवा में जाके, बाहर जाके गोल्ड मेडल लेके आते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी जो है डेवलप की जा रही है। मतलब मैंने इसलिए कहा कि आप देखिए मतलब किस हाइट तक यहाँ के बच्चे गए हैं कि इंडिया गॉट टैलेंट में मलखम जो हमारी टीम गई थी वो नंबर 1 आई थी, फर्स्ट प्राइज जीत के आई थी मलखम की जो टीम है बस्तर की। तो इस हद तक बोलते हैं बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जो भी यूथ है यहाँ पे, कि उनके लिए कि अब जो है चाहे फुटबॉल हो चाहे स्विमिंग हो, उसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नाटा सर बता रहे सब कुछ यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। एक सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा सर, जो आम आदमी के लिए जो है और हर आदमी जानना चाहता है, ट्रैफिक को लेके जो चीजें रहती है, ट्रैफिक को लेके काफी समस्या रहती है लोगों की, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर की अगर उसी में हम बात करें, जोड़ के बात करें, ट्रैफिक को लेके क्या स्थिति है? जी आपने बिल्कुल कहा, ट्रैफिक पे हमारा पूरा फोकस रहा है। हमने जैसे 24 मतलब मैं यहाँ 23 से हूँ, तो 24-25 दोनों टाइम देखा, तो हम लोगों का पूरा प्रयास था 24 में अगर देखा जाए तो ट्रैफिक में जो मृत व्यक्ति थे जो एक्सीडेंट में, उसमें 24 में कमी आई थी, 25 में वो थोड़ा सा बढ़ा है। और उसमें भी जब हम लोगों ने मेन कारण उसमें ढूंढने गए तो ये पता चला कि 2 व्हीलर आपस में 2 टकराकर या तो पेड़ से टकरा जा रहे हैं या नशे में होने की वजह से। तो क्योंकि ट्रैफिक की समस्या नशे से भी जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं इससे एक जब किसी का कोई परिवार का कोई व्यक्ति खत्म होता है तो वो पूरे परिवार को चोट पहुंचती है। तो हमारा इसमें पूरा कोशिश है कि हम लोग इस पे काम करें, और ये हमने इस साल लक्ष्य भी रखा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले हम लोग ट्रैफिक डेथ्स में कमी लाएंगे, और उसी के तहत ऐसे जगह को आइडेंटिफाई करना, साइंटिफिक तरीके से उसको अप्रोच करना कि कहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, किस समय एक्सीडेंट हो रहा है, और वहाँ पे हमारी इन्फोर्समेंट को बढ़ाना। इसके साथ ही हम लोगों का एक रेगुलर ड्राइव रहता है जिसमें हम लोग चालान करने की जगह हमारा फोकस रहता है कि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के पैसे से वो लोग एक हेलमेट खरीद लें, क्योंकि एक बार जो हेलमेट पहनने का अगर सपोज एक्सीडेंट होता भी है तो भी उसको उतनी गंभीर चोट नहीं लगेगी और इतना समय रहेगा कि वो अस्पताल में जाके अपनी जान बचा ले। तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम ट्रैफिक की व्यवस्था को भी सुधारें और उससे हो रहे नुकसान, खासकर जो ट्रैफिक डेथ्स हैं, उसमें भी कमी लाएं। तो कार्यक्रम के अंतिम दौर पे एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आमतौर पर जैसे कोई बस्तर आता है तो वो कैलेंडर पे निशान लगाना शुरू कर देता है, यार 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, फिर वो उधर धीरज फोन करता है, मंत्री जी तो देखो जरा ध्यान दो। आपका क्या अच्छा है, अब यहाँ 2 साल रहने के बाद गौरव राय जी क्या चाहते हैं कि मुझे और काम करना है या फिर बस हो गया यार अब चलो शहर की तरफ चले? मुझे लगता है ये जो कैलेंडर में मार्क करने वाला सिस्टम तो नहीं लगता है। यहाँ पे बस्तर में काम करने और मेरे ख्याल से जितने ऑफिसर्स यहाँ काम किए हैं और जो कर रहे हैं उन सभी को लगेगा कि यहाँ पे काम करने में जो स्कोप है और जो मोटिवेशन है, जितना अच्छा लगता है वो आई डोंट थिंक कि कहीं और लगता होगा। और हम लोग कभी भी इस तरीके से मैं इनफैक्ट कोई और अधिकारी कभी भी नहीं सोचते, इनफैक्ट हम लोग तो उसको इस तरीके से देते कि कब हमारी पोस्टिंग बस्तर में और हमें भी मौका मिले यहाँ पे अपना सर्विस देने का। जैसे कि आपने कहा कि पहले बच्चे जो है उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते थे। कुछ चीजों के लिए बधाई आपको इसलिए कि डीआरजी, बस्तर फाइटर, ये सब लोकल बच्चे हैं यहाँ के, और जितना अच्छे से वो समझते हैं और जितने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा लगा कि ये पहले हो जाना चाहिए था, या उनका परफॉर्मेंस को देख के आपका आंकलन, आपका रिव्यू? जाहिर सी बात है, ये पूरे नक्सल उन्मूलन में सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल अगर किसी भी चीज का रहा है तो वो डीआरजी और बस्तर फाइटर के जो लड़के जवान हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। भले ही उनकी सफलताएं रहें या जितनी शहादतें उन्होंने दी है, मुठभेड़ में हो या आईडी ब्लास्ट में हो, तो उन सभी को नमन भी करते हैं। और मतलब हमारा एक बार क्वेश्चन दोबारा दीजिए। मैंने कहा उनके जो डेडिकेशन को देख के क्या लगता है कि ये डेडिकेटेड पूरे हैं या फिर कहीं ना कहीं भटक जाते हैं अभी भी?
नहीं, ये इनका डेडिकेशन हमेशा 100% रहा है। ये हमेशा इनको जो टास्क दिया जाता है, इनसे हम लोगों का ब्रीफिंग डीब्रीफिंग, डीआरजी एक ऐसा फोर्स है जिससे लगातार हमारा संपर्क रहता है और हम लोग उनकी जो समस्या है उस पर भी काम करते हैं, ताकि उनका पूरा ध्यान जो ऑपरेशन और फोकस पे रहे, उनका दिमाग भटके ना, क्योंकि वो जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे हथियार सामने वाले के पास भी और इनके पास भी है। गोली चलेगी तो वो किसी को भी घायल कर सकती है या वो खत्म हो सकता है। तो उनका जो मेंटल है उस पर भी हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं और उनका डेडिकेशन हमेशा से अच्छा रहा और उसी का रिजल्ट आप देखें कि अभी अपने को मिला। और जैसा आपने कहा कि ये पहले होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे बढ़ती है और अपने सही समय पर आकर ही मतलब मैं तो खुशकिस्मती मानता हूँ कि मैं सही समय पर यहाँ हूँ जब ये हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे से पहले जो अधिकारी ऑफिसर्स रहे उन्होंने भी बहुत, जो मुझे टीम मिली वो उनकी द्वारा डेवलप की गई थी। हमने उसी में कुछ अपना 2% ऐड किया और उसका एक रिजल्ट अपने को देखने को मिला। जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उनके लिए तो नियत नीला नार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, आपको लगता है उनके शासन की तरफ से उनको जो मिलता है वो सफिशिएंट उनके फैमिली को जो मिलता है? देखिए, शासन की जो नीति है उसके तहत और अभी हाल पिछले वर्ष में एक एमओयू भी हुआ है जिसमें खासकर जो एंटी नक्सल ऑपरेशन ड्यूटी में जो शहीद हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो अन्य सुविधाएं, इसके साथ ही एमओयू के तहत भी उनको लगभग 1 करोड़ 10 या 1 करोड़ 20 लाख रुपए उनको मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल जो डिपेंड, मतलब कोई भी व्यक्ति जब खत्म होता है तो एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। साइकोलॉजिकल तो रहता ही है लेकिन फाइनेंशियल भी आ जाता है। तो वो फाइनेंशियल को टेक अप किया गया है और इसके साथ ही हम लोग हमेशा शहीद परिवार से मिलना, उनकी कोई भी समस्या रहती है, मतलब इस मंच के माध्यम से अगर आपको कुछ कमी लगती हो तो मेरी तरफ से कि और कुछ होना चाहिए क्या उनके परिवारों के लिए? मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा है क्योंकि हमारा लगातार उनसे मिलना जुलना रहता है और उनकी कोई भी ऐसी डिमांड आती है, चाहे वो पुलिस से हो सके चाहे वो प्रशासन से हो सके, तो हम दोनों कलेक्टर सीओ साहब हम लोग सब लोग मिलकर उसको त्वरित कोशिश करते हैं। और क्योंकि हम लोग 2 बार मिलते हैं कम से कम परिवार से, एक होता है 15 अगस्त, एक होता है 26 जनवरी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अगर 26 जनवरी को किसी ने बताया तो अगली बार जब मैं उनसे मिलूँ तो उनके ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए हों। और ये मैंने देखा भी है ओवर ए पीरियड ऑफ मेरा 2.5 साल के उसमें कि धीरे धीरे उनकी जो मांगे डिमांड से वो कम होती गई है। इसके साथ ही हम लोगों ने जितनी फैसिलिटीज हो सकती, चाहे आवास हो, उसमें भी हम लोगों ने पूरा कोशिश किया है कि पीड़ित व्यक्ति हो या फिर शहीद परिवार से हो, चाहे लोन वराटू या शहीद परिवार के लिए आवास बनाना, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं जिससे कि उनका बेटा, किसी का पति या किसी की माँ, किसी की बहन जिसने शहादत दी, तो उनके परिवार को एक जुड़ाव रहे, एक सेफ्टी महसूस हो कि वो। एक आखिरी सवाल आपसे, बल की संख्या को लेके सफिशिएंट है या आपको लगता है और बढ़नी चाहिए, जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसके हिसाब से? नहीं, मैं समझता हूँ सफिशिएंट है। बल की संख्या मैं समझता हूँ सफिशिएंट है। अब क्योंकि हमारा रोल एंटी नक्सल ऑपरेशन से हटकर धीरे धीरे जब रेगुलर पुलिसिंग में आएगा तो जो पुलिसिंग की जो चीजें रहती हैं उसमें जो एफिशिएंसी की बात है उसमें मुझे लगता है कि सुधार करना चाहिए और वो मेरा खुद का ही दायित्व है कि हम उसमें सुधार लाएंगे और हम उसमें प्रयास भी कर रहे हैं। बिल्कुल। नाटा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे भी, हो गया या फिर बहुत कुछ अभी और करना बाकी है दंतेवाड़ा के लिए? जैसे मैंने गौरव सर से पूछा वही सवाल आपसे भी है, कैलेंडर आपके घर में तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं इससे पहले जब रायपुर में भी पोस्टेड था तो हमेशा हम यही सोचते थे कि बस्तर एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पे काम करने में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। तो हमने जब कार्डर भी लिया और उसके बाद जब यहाँ पे भी पोस्टिंग हुई तो बहुत काम कर चुके हैं और बहुत काम करने के लिए यहाँ पे स्कोप है। और जैसा सर ने बताया कि जब भी यहाँ पे कुछ अच्छा करते हैं, जैसे आपने जितने भी पिछले क्वेश्चन पूछे, जब भी उसको आंसर करे तो एक फक्र सा फील होता है कि हमने यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करने का एक मौका मिला। और ऐसा अभी बहुत स्कोप है, दंतेवाड़ा तो अभी खुला है, अभी बहुत स्कोप है यहाँ पे काम करने का और ऐसा कोई भी कैलेंडर हमारे दिल में या कहीं पे रहता नहीं है। चलिए, तो दोनों साहसी अधिकारी के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। जैसे कि मैंने कहा ना कि जब कोई बस्तर आता है, दंतेवाड़ा आता है तो कैलेंडर देखता है, लेकिन ये ऐसे अधिकारी हैं जो चाहते हैं कि भी अभी हम और रहें और दंतेवाड़ा के लिए काम करें, स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण करें, ट्रैफिक सुधारें, लॉ एंड ऑर्डर। अब नक्सल समस्या तो चलो खत्म हो गई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो शहर के लिए होना चाहिए, दंतेवाड़ा जैसे शहर के लिए गौरव जी चाहते हैं, नाटा जी चाहते हैं, बहुत सारी योजनाएं मन में हैं और दोनों के साहस को सलाम है जो इस दंतेवाड़ा में रहकर अभी और आगे बढ़ाना चाहते हैं विकास कार्यों को। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू सर, यहाँ पे जुड़ने के लिए हमारे साथ। और पब्लिक जो आपने जो सौगातें बताई है, मैं निश्चित रूप से ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले 1 साल में जब हम अगली बार आपके पास आएँ तो शायद आपके लिए बताने के लिए इतनी लंबी लिस्ट हो कि मेरा समय कम पड़ जाए। थैंक यू सर, थैंक यू।